Good morning, students. How are you? Students, as you all know that in sociology, we are studying chapter 5, समाजशास्त्र अनुसंधान पद्धतियाँ. In last lecture, we had studied about सहभागी प्रेक्षण की कुछ सीमाएं. And today we will study about सर्वेक्षण. स्टूडेंट्स, सर्वेक्षण अंग्रेजी के सर्वे शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऊपर देखना. स्टूडेंट, सर्वेक्षण क्षेत्रीय कार्य करने के लिए अब तक ज्ञात सबसे अच्छी समाजशास्त्रीय पद्धति मानी जाती है और सर्वेक्षण आधुनिक सार्वजनिक जीवन का एक हिस्सा बन गया है. बच्चों, सर्वेक्षण में सारे तथ्यों का पता लगाने का प्रयास किया जाता है और ये किसी विषय पर सावधानीपूर्वक चयन किए गए लोगों के प्रतिनिधि समझ से प्राप्त सूचना का व्यापक दृष्टिकोण होता है. सर्वेक्षण में बच्चों जो उत्तरदाता होता है वो अनुसंधानकर्ता के समूह द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सर्वेक्षण अनुसंधान सामान्य तौर पर बहुत बड़े दल के द्वारा किया जाता है, जिसमें अध्ययन की योजना बनाने वाले और अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने वाले, जिन्हें कि अनुसंधानकर्ता कहते हैं, और अनुसंधानकर्ता के सहयोगी और सहायक शामिल होते हैं. बच्चों, सर्वेक्षण में यानी कि जो सर्वेक्षण है वो किसी एक व्यक्ति द्वारा किया जाना असंभव है और सर्वेक्षण में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इनके उत्तर भी विभिन्न प्रकार से दिए जा सकते हैं. बच्चों, अक्सर अन्वेषक अपने व्यक्तिगत दौरे के दौरान मौखिक रूप से प्रश्न पूछते हैं और कभी दूरभाष यानी टेलीफोन के द्वारा प्रश्न पूछ लेते हैं और अन्वेषक से या डाक से हमने जो प्रश्नावली प्राप्त की है उनमें भी उत्तर लिखे जा सकते हैं. स्टूडेंट्स, हर 10 वर्ष में किया जाने वाला भारत का जनसंख्या सर्वेक्षण पूरी दुनिया में इसका सबसे बड़ा सर्वेक्षण है. इसमें लाखों अन्वेषक और बहुत बड़ी संख्या में संगठनों का समावेश के अलावा भारत सरकार द्वारा बहुत बड़ी धनराशि खर्च की जाती है और बदले में हमें भारत में रहने वाले हर घर और 1 अरब से ज़्यादा लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति का वास्तविक सर्वेक्षण प्राप्त होता है. और बच्चों, ऐसे बड़े सर्वेक्षण बार बार नहीं किए जा सकते, इसलिए भारत हर 5 वर्ष में ऐसा एक विस्तृत सर्वेक्षण करता है जिसमें पूरे भारत में 6 लाख से भी ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं. बच्चों, आजकल कंप्यूटर और दूरभाष का प्रयोग बहुत अधिक होने लगा है ना, इसलिए आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक रूप में सर्वेक्षण करना भी संभव हो गया है. इसके द्वारा जो उत्तरदाता होते हैं वो प्रश्नों को ईमेल, इंटरनेट आदि से प्राप्त कर लेते हैं और ईमेल, इंटरनेट के द्वारा ही अपने प्रश्नों के उत्तर देते हैं. बच्चों, सामाजिक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में सर्वेक्षण से मुख्य लाभ ये होता है कि सीमित समय, प्रयास और धन के निवेश से बड़ी जनसंख्या का अध्ययन करना संभव होता है और यही कारण है कि सामाजिक विज्ञानों तथा दूसरे क्षेत्रों में ये बहुत ही लोकप्रिय पद्धति है. स्टूडेंट, सांख्यिकी की शाखा को प्रतिदर्श सिद्धांत कहा जाता है, अर्थात किसी बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे भाग को प्रतिदर्श कहते हैं. और बच्चों, ये वो प्रतिदर्श है जिसमें समान संभावना या संयोग को महत्व दिया जाता है. बच्चों, व्यापक प्रतिदर्श का चयन प्रक्रिया 2 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित होती है. पहला सिद्धांत तो यह है कि जनसंख्या के सभी जो महत्वपूर्ण उपसमूह हैं उन्हें पहचाना जाए तथा प्रतिदर्श में उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाए
और स्टूडेंट्स मोस्टली जो बड़ी जनसंख्याएं होती हैं वे एक समान नहीं होती और उनमें भी स्पष्ट उपश्रेणियां होती हैं और इसे स्तरीकरण कहा जाता है। स्तरीकरण के बारे में बच्चों आपको मालूम है ना, हमने चैप्टर 4 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जब हम भारत की जनसंख्या के बारे में बात करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे भारत देश की जो संपूर्ण जनसंख्या शहरी और गांव के क्षेत्रों में बटी हुई है और शहर और गांव का जीवन आपको पता है बहुत अलग है। और किसी भी एक राज्य की जनसंख्या पर जब हम विचार करते हैं तो हमें इस तथ्य का ध्यान रखना होगा कि ये जनसंख्या विभिन्न आकार वाले गांवों में रहती है और इसी तरह से किसी भी गांव की जनसंख्या का भी वर्ग, जाति, लिंग, आयु, धर्म या फिर दूसरे मानदंडों के आधार पर स्तरीकरण हो सकता है। और ये स्तरीकरण ही है बच्चों जो हमें बताता है कि प्रतिदर्श का प्रतिनिधित्व दी गई जनसंख्या के सभी संबंध स्तरों की विशेषताओं को दर्शाने की सक्षमता पर निर्भर है। स्टूडेंट्स, ये अनुसंधान के अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य पर निर्भर करता है कि किस तरह के प्रतिदर्शों को प्रासंगिक माना जाए। उदाहरण के लिए बच्चों, धर्म के लिए मनोवृत्ति के बारे में अध्ययन करते समय सभी धर्मों के सदस्यों को शामिल करना महत्वपूर्ण हो सकता है और मजदूर संघों के प्रति मनोवृत्तियों पर अध्ययन करते समय जो काम करने वाले कारीगर होते हैं उन्हें और प्रबंधकों को और उद्योगपतियों को शामिल करना चाहिए। बच्चों, प्रतिदर्श का दूसरा सिद्धांत है वास्तविक इकाई, अर्थात अध्ययन के लिए, अनुसंधान के लिए जिस भी व्यक्ति, घर या गांव को चुना जाए वो पूरी तरह से अवसर आधारित होना चाहिए। अगर बच्चों इसे यादृच्छिकरण कहते हैं जो स्वयं संभाविता की संकल्पना पर आधारित है। स्टूडेंट, संभाविता का आशय घटना के घटित होने के अवसरों या विषमताओं से है। उदाहरण के लिए बच्चों, जब हम कोई सिक्का उछालते हैं तो ये बच्चों चित या पट की ओर पड़ता है और सामान्य सिक्कों में चित और पट आने पर अवसर या संभाविता लगभग एक समान होती है। और जब हम सिक्का उछालते हैं तो चित आता है या पट, ये पूरी तरह से अवसर पर डिपेंड करता है और इस प्रकार के अवसरों को यादृच्छिक अवसर कहते हैं। बच्चों, कोई भी सर्वेक्षण दल यदि अपने प्रतिदर्श मुख्य सड़क के पास वाले गांव का चयन करता है तो यह प्रतिदर्श बच्चों संयोगवश नहीं होता बल्कि ये पूर्वाग्रहित होता है। और इसी तरह अगर हम मोस्टली मध्यम वर्गीय घरों या अपने जानने वाले घरों का चयन करते हैं तो ये प्रतिदर्श भी पूर्वाग्रहित होंगे। बच्चों, एक ठोस उदाहरण से हम जानेंगे कि प्रतिदर्श सर्वेक्षण का चयन कैसे किया जाता है। स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि हमारी भारत के किसी एक राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में रुचि है, तो बच्चों प्रतिदर्श चयन की सरलतम संभावित प्रक्रिया में उस राज्य के सारे गांवों की और उनकी जनसंख्या की सूची बनाएंगे और उसके बाद हम छोटे और बड़े गांवों के मानदंडों को परिभाषित करेंगे और उसके बाद गांव की जो मेन लिस्ट है उसमें से हम मध्यम आकार के गांवों को क्या करेंगे, हटा देंगे। मध्यम आकार पता है ना, जो कि ना तो बहुत छोटे होते हैं और ना ही बड़े होते हैं। अब हमारे पास गांव के आकार के अनुसार एक संशोधित सूची है और हमारे अनुसंधान संबंधी प्रश्नों के अनुसार हम हर एक छोटे या बड़े गांव को समान महत्व देना चाहते हैं तो हम हर स्तर से 10 गांवों को चुनेंगे और हम छोटे और बड़े गांवों की एक क्रमबद्ध सूची बनाएंगे और हर एक सूची से हम यादृच्छिक विधि द्वारा 10-10 गांवों का चयन करेंगे। अब बच्चों, हमारे पास राज्य के 10 छोटे और 10 बड़े गांव वाले प्रतिदर्श हैं और इनकी प्रारंभिक परिकल्पना सही थी या नहीं ये जानने के लिए हम
इन गांवों का अध्ययन शुरू कर सकते हैं। बच्चों, असल में ये एक बहुत ही सरल रूपरेखा है और वास्तविक अनुसंधान अध्ययनों में रूपरेखा ज़्यादा जटिल होती है, जिसमें प्रतिदर्श चयन प्रक्रिया अनेक चरणों में विभाजित होती है और इसमें अनेक स्तर शामिल होते हैं, लेकिन जो मूल सिद्धांत हैं वो समान रहते हैं। एक लघु प्रतिदर्श का बच्चों सावधानीपूर्वक चयन किया जाए ताकि ये पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सके। बच्चों, सर्वेक्षण विधि कम समय और धन के द्वारा जनसंख्या के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराती है। और बच्चों, दूसरी अन्य अनुसंधान पद्धतियों की तरह जो सर्वेक्षण है उसकी भी अपनी कुछ कमजोरियां हैं। सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा केवल अवलोकनीय घटनाओं का ही अध्ययन संभव हो जाता है। हम इससे अमूर्त घटनाओं या किसी प्रकार की आंतरिक सूचना प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण हेतु समय और धन की आवश्यकता होती है और विविध प्रकार के साधन जैसे अनुसूचियों, प्रश्नावलियों, साक्षात्कार आदि के प्रयोग के कारण धन ही ज़्यादा खर्च नहीं होता, बल्कि बच्चों सर्वेक्षण कई साल तक चलते रहते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए अध्ययनों का क्षेत्र जो है वो सीमित होता है, जिसके कारण किसी एक सर्वेक्षण द्वारा हम किसी समस्या या समूह के एक ही पहलू के भाग का अध्ययन कर सकते हैं। स्टूडेंट, सामाजिक सर्वेक्षण में अन्वेषक और उत्तरदाता के बीच किसी भी तरह से दीर्घकालिक संबंध नहीं होते, जिस कारण उनकी आपस में कोई पहचान नहीं होती है। किसी भी सर्वेक्षण में पूछे गए प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो अजनबियों से पूछे जा सकते हों और उनका उत्तर दिया जा सकता हो। कोई भी निजी और संवेदनशील प्रश्न नहीं पूछा जा सकता और यदि पूछा है तो इसका उत्तर सच्चाई पूर्वक ना देकर सावधानी पूर्वक दिया जाता है और अंत में इसकी सफलता अन्वेषकों और उत्तरदाताओं की अंतःक्रिया की प्रकृति और विशेष रूप से उत्तरदाता की सद्भावना और सहयोग पर निर्भर करती है। तो बच्चों, आज हमने जाना सर्वेक्षण क्या होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक साक्षात्कार पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।